थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा और ये बताइएगा कि यहाँ तक कैसे पहुंचे और सदर कैसे बने। जी बहुत शुक्रिया नईम साहब। सबसे पहले तो जो दबंग बात होती है, यकीनी तौर पे दबंग लोगों के सामने बैठ के वो उस तरह से दबंग नहीं रहती। आप यकीनी तौर पे जिस तरह से दबंग इंटरव्यू करते हैं, बड़े माशाल्लाह हम आपके इंटरव्यू में देखते हैं, बाउंसर भी आते हैं, तो बड़ा सोच के आपसे बात करनी भी बड़ी आपकी मोहब्बत है सर। मैंने 90s की दहाई में मैंने रियल एस्टेट सेक्टर ज्वाइन किया और अपना कैरियर यहाँ से ही शुरू किया। ओके। और वक्त के साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर के मुख्तलिफ नशेब फराज देखे, जिसमें टाउनशिप, लामा इकबाल टाउन, वाबडा टाउन, वलेंशिया और बहरिया टाउन, और चलते चलते अलकबीर टाउन। अच्छा। और अलकबीर टाउन में जब आए तो बस अलकबीर टाउन पे होके रह गए। अलकबीर टाउन की हो गए। अलकबीर टाउन के होके रह गए यार अलकबीर टाउन के नहीं, चौधरी औरंगजेब के हो गए साहब। तो बिल्कुल इसी तरह से है। और वहीं से पहले मैंने जो रियल एस्टेट सेक्टर में सियासत में आने का इत्फाक हुआ, इत्फाकिया तौर पे मैं जनरल सेक्रेटरी बना वापडा टाउन डीलर एसोसिएशन का। ओके। और वो टर्न्योर मैंने पूरा किया। उसके बाद सेकंड मैं अलकबीर टाउन डीलर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना, और उसके बाद ऑल लाहौर रियल्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना। तो ये सफ़र अरसा तकरीबन 30 साल पे मुहित है जी। अच्छा, माशाल्लाह। आपकी एज कितनी है? लगते नहीं है आपके 30 साल से किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में आपने काम किया हो। बड़े यंग से लगते हैं, लेकिन तजुर्बा 23 साल का कह रहे हैं। मैंने जब कैरियर अपना शुरू किया 90s की दहाई में, तो अब तक तकरीबन काम करते हुए 30 साल से ज्यादा मुझे हो चुके हैं। उसमें तो एज कितनी थी मियां साहब? बस तकरीबन आप समझ लें कि मैट्रिक के बाद मैंने सोच दौर पे इसमें आया। अच्छा मियां साहब, प्रेसिडेंट ऑल लाहौर रियल्टर एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट बने, तो उसका रिवार्ड क्या है, उसका फायदा नुकसान क्या है, और ये किस तरह काम करती है एसोसिएशन? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो फायदे की बात करते हैं, मेरा तो मानना ये है कि हमें रियल एस्टेट सेक्टर ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमने इसे क्या दिया, हम इसे क्या दे सकते हैं, हम क्या डिलीवर कर सकते हैं आने वाली नस्लों के लिए, हम क्या बता के जा सकते हैं, हम क्या बताएंगे कि हमने इस सेक्टर को क्या दिया है। तो मेरा मकसद जो है इस फील्ड में आने का यही है, और जो इसकी सियासत है उसमें आने का यही मकसद है कि हम इस सेक्टर के लिए कुछ करें, नए आने वाले लोगों के लिए कुछ करें, ना कि अपने लिए कुछ करें। हमारे लिए रियल एस्टेट सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अल्लाह ताला ने रोज़ी दी और वाफर रिज़्क़ दिया, इज़्ज़त दी, शोहरत दी, नाम दिया। तो ये किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा कुछ होता है। ये यहाँ पर डिलीवर करना है, कुछ लेना नहीं है, यहाँ पर कुछ देना है। तो इसमें हम जो ये एसोसिएशंस काम करती हैं हुकूमती लेवल पे, मुख्तलिफ जो टैक्सेस हैं उनके हवाले से मुज़ाकरात होते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, नए लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, कमीशन के लिए, डीलर्स के हुकूक के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारी एसोसिएशन जो है उनका मकसद ये है, और उनका चुनाव का तरीकाकार जो है वो ये है कि लाहौर के अंदर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 24 एसोसिएशंस हैं, और 24 एसोसिएशंस में जो प्रेसिडेंट है उसके वो वोटिंग करते हैं, और उसकी उनकी वोटिंग के साथ जो है लाहौर का प्रेसिडेंट बनता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पर ये एजाज़ हासिल हुआ कि 10 साल बाद जाके या 9 साल बाद जाके जब मैं प्रेसिडेंट बना, मुझे ऑल लाहौर रियल्टर एसोसिएशन को एक रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म बनाने का, उसका आइन, उसका कानून बनाने का अल्लाह ताला ने मौका दिया, और अपने टेन्योर में मैंने वो उसे रजिस्टर्ड भी करवाया, उसका कानून बनाया, और आम डीलर को मेंबरशिप का और वोटिंग का राइट मैंने दिया। अच्छा नाज़रीन, एक थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करता चलूँ कि रियल स्टेट वो सेक्टर है जिसका अगर दुनिया का अगर टोटल अकाउंट्स जमा किए जाएं, जो उसमें फंड्स अवेलेबल हैं, तो 60 से, एक स्टडी कहती है कि 60 से 70% जो अकाउंट्स में जो पैसा पड़ा हुआ है वो रियल स्टेट से मुतल्लिक़ लोगों का है। अच्छा, जो आपके एसोसिएशन है, आपने बताया कि हम उनके लिए डीलर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो काम कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो इन्वेस्टर आता है, जो अगर 3-4 रियल स्टेट में मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम है वो एक तो ये होता है कि इन्वेस्टर के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। दूसरा, जो चीटिंग का एलिमेंट है फ्रॉम रियल्टर साइड्स, वो बड़ा मतलब बड़ा लोग उससे मतनफ़र भी होते हैं,
तो इसको इसमें कोई आप इस्लाह के लिए कोई इसकी कानून वो कह लें कि कोई ट्रेनिंग के लिए कोई इस तरह का काम कर रहे हैं, या ऐसे लोगों को जो इस तरह करते हैं इन्वेस्टर्स के साथ, तो उनको क्या करते हैं जब उनका पता चलता है? देखिए नईम साहब, सबसे मेन चीज ये है कि अ, किसी भी काम करने के लिए एक लाइसेंस होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो मर्जी एक हजाम की दुकान खोले और वो हजाम का काम शुरू कर दे, और वो चाहे आपकी ज़िंदगी के साथ खेलता रहे, चाहे वो हेपेटाइटिस करे या कोई भी ऐसा मामला करे। तो इसी तरह से मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कोई प्लम्बर बन जाए, आपके घर में लीकेज उस तरह से हो सकती है अगर वो सही नहीं है। यही चीज़ रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर भी है। हमारी कोशिश ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर के जो हैं वो बाकायदा उसके सर्टिफिकेट जारी किए जाएं, और उसके लिए पिछले दिनों मेरी मीटिंग, हमारी टीम की मीटिंग जो है वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से हुई, जिसमें कि उन्हें कहा गया कि इसके डिप्लोमे करवाए जाएं, इनिशियल इसके डिप्लोमे कराए जाएं, और इस पे काम बड़ी स्पीड से हो रहा है। बेसिकली होता ये है कि जो अगर एक पान बेचने वाला भी आदमी है, वो भी डीलर बन के आता है और वो डीलर बन के लोगों को लूटता है और उसके बाद चला जाता है। जितने भी इन्वेस्टर हैं, अपनी सरमायाकारी जब आप करें तो उसे सबसे पहले ये देखना चाहिए जिसके जरिए आप सरमायाकारी कर रहे हैं, आया उसकी अपनी वर्थ क्या है, उसका जो काम करने का ड्यूरेशन है वो क्या है, वो कितना पुराना काम कर रहा है, या कितनी अच्छी उसकी साख मौजूद है। हमारे जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो भी जब आते हैं तो आके वो ये चीज देखते हैं कि जो चीज सस्ती मिलती है, चाहे उसका वो रेट ना भी हो, तो वो उस एक ट्रैप में फंस जाते हैं। वो जब ट्रैप में फंस जाते हैं तो वो उनसे फ्रॉड भी होते हैं, उन्हें चीजें महंगी भी दी जाती हैं, और उन्हें चीजें डॉक्यूमेंटेशन भी उनके साथ गलत की जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये चीज बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है। जहां पर हम हुकूमती मामलात को देखते हैं, वहां पर हमारे अंदर जो काली भेड़ें मौजूद है, हम उनके खिलाफ भी ऑपरेशन करते हैं, उन्हें हम ब्लैक लिस्ट भी करते हैं और उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें भी साथ गवर्नमेंट को भी ये चीज़ चाहिए कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बाकायदा जो है वो लाइसेंस जारी किए जाए और वो लाइसेंस की कैंसलेशन की जाए। मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से बिल्कुल बताना चाहूँगा कि हमारा जो मुज़ाकरात गवर्नमेंट से मुख्तलिफ औकात में हुए, हमारा ये दरीना मुतालबा है कि रियल एस्टेट सेक्टर की कमीशन एक तो 2% की जाए, और दूसरे नंबर पे उस कमीशन पे टैक्स हो, और रजिस्टर्ड डीलर ही ट्रांसफर कोई भी करवा सके, और अगर कोई वो वायलेशन करे तो उसकी रजिस्ट्रेशन को कालादम करार दिया जाए हुकूमती लेवल पर। इस तरह बाहर के ममालिक में होते हैं। जैसे भाई के ममालिक में है, जब तक गवर्नमेंट इन चीज़ों पर अमल दरामद नहीं करवाएगी, ये सारे मामलात जो है इस तरह से होते रहेंगे। और ये बहुत एक बड़ी बात है कि जिसने 2 मरले का प्लॉट लेना है, वो उसने अपनी हैसियत के मुताबिक, उसके लिए वो बहुत महंगा है। जिसने 2 कनाल का लेना है उसके मुताबिक बहुत महंगा है। और रियल एस्टेट सेक्टर में अगर किसी के साथ चीटिंग हो जाए तो शायद उसकी पूरी उम्र की कमाई लुट जाती है। लेकिन ये सोसाइटीज में फिर इस तरह किस तरह एप्लीकेबल होगी ये चीज की, जो रजिस्टर्ड थे, या फिर सोसाइटी वाले भी अपने ऑथराइज्ड डीलर बनाएं ताकि वो चीज ना कर सके? जी बिल्कुल, सोसाइटीज में तो अक्सर ऑथराइज्ड डीलर है, लेकिन जो ट्रांसफर सिस्टम है, ट्रांसफर सिस्टम के साथ हमारी ये जो डिमांड है, ट्रांसफर जहाँ पर फॉर्म लगते हैं या रजिस्ट्री लगती है या ट्रांसफर सेट लगता है, उसके साथ एक ट्रांसफर फॉर्म डीलर की तरफ से लगे कि ये डीलर ट्रांसफर करवा रहा है, जिसपे उसे 2% कमीशन दी जाए, उसका मेंबरशिप नंबर लिखा जाए, और उस मेंबरशिप नंबर के बगैर प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर ना हो अगर डीलर मौजूद है। अदरवाइज अगर वो सेल्फ ट्रांसफर करवाते हैं तो उसमें उन्हें उनकी अपनी जाती जिम्मेदारी होगी, बाद में किसी डीलर पर कोई क्लेम ना आ सके। अच्छा, आपने देखा है कि जो मेजर जो फैक्टर्स हैं इस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट की तरफ से जो आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर वो इस तरह की कोई प्लानिंग करते हैं, कोई पॉलिसीज बनाते हैं, तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कोई बेहतरी आने की उम्मीद है? जी बिल्कुल। देखिए, जब किसी भी जगह पर आप एक जगह पे गाड़ी पार्क करते हैं, अगर आपको खतरा हो कि यहाँ से गाड़ी मेरी चोरी हो जाएगी, वहां पे आप जाना छोड़ देंगे, वहां पे हम गाड़ी पार्क नहीं करेंगे। इसी तरह से जिसने पैसा पार्क करना है एक जगह पे, या जिसने पैसा लगाना है एक जगह, डर तो यही होता है। तो उसे डर होगा कि अगर यहाँ पर मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा, पर्टिकुलरली ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, यही मैं उसी तरफ ये एक बहुत बड़ा माफी यही है, खौफ है कि पाकिस्तान के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करें तो कब्जा हो जाएगा, ये पड़ा फ्रॉड हो जाएगा। हाँ। लेकिन होना ये चाहिए कि जो रियल एस्टेट एजेंट है उसकी साख, उसकी मेंबरशिप नंबर के साथ जो है ना वो जुड़ी होती है।
जैसे आप बाहर के ममालिक में देखते हैं, उसके अगर मेंबरशिप नंबर वैलिड है और वो सही काम कर रहा है, उसकी रिपोर्ट जो है वो सही है और उसके मुताबिक अगर ट्रांसफर होता है तो उनकी सरमायाकारी भी महफूज होगी। इससे जो पाकिस्तान को फायदा होगा, यकीनी तौर पे जो फॉरेन रेमिटेंस है वो भी ज्यादा आएगी। अच्छा, ये जो टेक्नोलॉजी का दौर आया है, जैसे डिजिटल भी आ गया, बहुत सारी जो सेल परचेज का दारोमदार है डिजिटल, जो पूरी दुनिया में हर शुभ में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, तो इसने किस हद तक रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री है इसको अफेक्ट किया है? जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जो पोर्टल्स हैं, या डिजिटल मार्केटिंग है, इससे भी लोगों को फायदा भी हुआ तो नुकसान भी हुआ होगा, तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? सर मैं ये चीज समझता हूँ कि इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है उन लोगों को जिन लोगों ने अपने आप को अपग्रेड किया है। जिंदगी में अगर एक डॉक्टर बनता है कोई, तो वो डॉक्टर अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा तो वो एमबीबीएस होने के बावजूद वो पीछे रह जाएगा। इसी तरह से रियल एस्टेट सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो बकाया सेक्टर्स की तरह जो टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर भी एक तहलका मचा दी है। अब आप यहाँ पर बैठे हुए अमेरिका के जो क्लाइंट है उस तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं, यूरोप के क्लाइंट तक, जर्मनी के क्लाइंट तक, यानी कि पूरी दुनिया में अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं ये सोशल मीडिया के थ्रू। तो अगर आप अच्छे तरीके से अपने आप को कन्वर्ट करेंगे सोशल मीडिया पे, ऐड ऑन करेंगे अपने सिस्टम के अंदर सोशल मीडिया की टीम को, तो आपका काम बेहतर होगा। वो जिन लोगों ने अपने आप को स्विच किया है, जिन लोगों ने अपने आप को अपग्रेड किया है, उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, लेकिन जो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सके वो बहुत पीछे रह गए। क्या जरूरियात हैं लाहौर शहर की विद रिस्पेक्ट टू रियल एस्टेट? जी बिल्कुल, आप अगर देखते हैं तो लाहौर के अंदर कम से कम भी इस टाइम जो है 2 से 2.5 लाख घर जो है उनकी पूरी तौर पर जरूरत है। और 2 से 2,500 घरों के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो लाहौर की जो आबादी है वो पहले इस तरह से हो चुकी है कि सड़कें जो है वो बहुत ज्यादा ब्लॉक होना शुरू हुई है और ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज्यादा होता है। हालांकि बहुत ज्यादा जो काम हुआ मुख्तलिफ अदवार में, लाहौर के ऊपर बहुत सारा काम किया गया, नहर को डबल किया गया, बकाया जगह पे बहुत ज्यादा काम हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे भी ज्यादा अभी काम होने की लाहौर के अंदर जरूरत है। और रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वर्टिकल का काम होना चाहिए, हाई राइज बिल्डिंग्स जो है वो बननी चाहिए, क्योंकि लाहौर शहर जो है अगर वो देखें आप तो शेखपुरा के साथ जाके मिल गया, कसूर के साथ जाके मिल गया, और मजीद अगर इसे आप उधर अमरीद वो के चला गया। एक्सपेंड करते रहेंगे तो ये जो है ना प्रॉब्लम्स आएंगी। ना सिर्फ प्रॉब्लम्स ये जो है वो मौसमी एतबार से आएंगी, बल्कि आपकी जो आलूदगी है उसमें भी इजाफा होगा, और इसे आपको लेके जाना होगा हाई राइज की तरफ, लाहौर को लेके जाना होगा जो कि बड़ी स्पीड से जा रहा है, और उसके मुताबिक हमें सड़कें भी उसके मुताबिक डेवलप करनी होगी, नई रोड्स निकालनी होगी, उसके मुताबिक सीवरेज का निज़ाम, इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम, और ये सारी चीज़ें जो है उसके मुताबिक हमें लेके चलनी होगी। ये 10 साल का हमें पूरा इसका एक तजिया करना होगा और 10 साल के मुताबिक प्लानिंग करके हमें चलना होगा। अदरवाइज आने वाले 10 साल लाहौर के लिए खतरनाक हद तक आलूदगी में भी इजाफा करेंगे और खतरनाक हद तक ट्रैफिक जाम में भी इजाफा करेंगे।